देखो ऐसा है, डिस्क्लेमर ये जनहित में जारी, तो कृपया अपने कानों को चरम सुख पहुंचाने के लिए हेडफोन का प्रयोग करें और वीडियो को प्ले करने से पहले आगे पीछे देख ले। सावधान रहे, सतर्क रहे। बाकी हम तो है ही, कोई भी प्रॉब्लम हो तो बताइएगा, चचा हमारे विधायक है, सीधा उठवा लेंगे। तो हेलो गाइस, आज का हमारा वीडियो क्लास 9 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 3 वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन के ऊपर है। और तुम लोगों को तो पता ही है कि हमारे पढ़ने का तरीका क्या है। हमें स्मार्ट वर्क करना ज्यादा पसंद है rather than द हार्ड वर्क। तो इस वीडियो में भी हम वही करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ऐसा माना जाता है कि एक हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए हमें जरूरी है स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन का। और जो मैं बोल रहा हूँ हेल्दी डेमोक्रेसी, तो इसका मतलब है ऐसा और ऐसा हेल्दी डेमोक्रेसी, समझ रहे हो। तो इसीलिए बंटाई लोग इस चैप्टर में हम लोग 3 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन के बारे में जानेंगे। देखो वैसे तो जो प्रैक्टिकल इंस्टीट्यूशन है वो तो 2 ही है, एक है पार्लियामेंट, एक है जुडिशरी। और प्लीज ऐसा मत पूछना अभी कि पार्लियामेंट क्या है। अरे पार्लियामेंट वही है जहाँ नेता लोग मजे मारते हैं, सही बोला ना बंटाई लोग, और आम जनता का चूतिया काटते हैं, सही बोले तो। और दूसरा है जुडिशरी, और जुडिशरी का भाई लोग मजाक नहीं उड़ाते भाई, बहुत ही रिस्पेक्टेड इंस्टीट्यूशन है। आज का जो मॉडर्न डेमोक्रेसी है, उस डेमोक्रेसी का पूरा बोझ जुडिशरी नहीं उठा के रखा हुआ है। तो भाई बहुत ही स्ट्रॉन्ग चीज़ है, बहुत ही डिटेल में देखेंगे जुडिशरी को हम, उसका टेंशन ही मत लेना है। तो पहले समझ लो हमें क्या क्या चैप्टर में पढ़ना है यार। लड़की नहीं देखे और शादी कर लेना भाई, बहुत पछताओगे बता रहे हैं। तो उसी तरीके से क्या क्या टॉपिक्स हमें पढ़ना है वो नहीं जान के अगर बैठ गए ना पढ़ने, तो बहुत पछताओगे भाई, समझ रहे आप। अब देखो बंटाई लोग, पार्लियामेंट के अंदर ही 2 इंस्टीट्यूशन होता है। पहला है लेजिस्लेचर और दूसरा है एग्जीक्यूटिव, ठीक है। अब तुम लोगों के दिमाग में चुल आ रहा होगा कि भाई ये लेजिस्लेचर होता क्या है। तो भाई थोड़ा सब्र करो, धक्का मुक्की नहीं करने का है यहाँ पे बीवी, काहे को टेंशन लेने का। अब लेजिस्लेचर को समझने के लिए तुम्हें पहले समझना पड़ेगा पार्लियामेंट क्या होता है और पार्लियामेंट का जरूरी क्यों होता है हमें। तो पहले समझ लेते हैं उसे। ये जो तुम्हें पिक्चर दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, ये पूरा डिस्क्राइब करता है पार्लियामेंट का डेफिनेशन। और जो मैं डेफिनेशन तुम्हें दे रहा हूँ उससे सिंपलेस्ट डेफिनेशन तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। पार्लियामेंट क्या है भाई? कुछ नहीं है पार्लियामेंट, कुछ इलेक्टेड लोग हैं जिन्हें हम ही इलेक्ट करते हैं हर 5 सालों में एक बार, ठीक है। कुछ लोगों को हम डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं, कुछ लोगों को इनडायरेक्टली इलेक्ट करते हैं। जो भी लोकसभा में बैठता है उन्हें हम डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं, और जो लोग राज्यसभा में बैठते हैं उन्हें हम इनडायरेक्टली इलेक्ट करते हैं। तो इन लोगों का जो ग्रुप है ना, सेट ऑफ ग्रुप जो है, इसी को कहते हैं हम पार्लियामेंट। समझ में आया? बहुत सिंपल में बताया मैंने। फिर सवाल उठता है कि हमें पार्लियामेंट का जरूरी क्यों है। अब देखो, एक कंट्री को अगर तुम्हें सही से चलाना है तो उसके कुछ रूल एंड रेगुलेशन होना बहुत जरूरी है। और अगर मैं या तुम बैठ के बनाएंगे ये सब चीज, तो भाई समझ ही जाओ क्या होने वाला है। तो इसके लिए चाहिए हमें एक सबसे बड़ा अथॉरिटी जो कि सही तरीके से हर लॉ को बनाए। तो वो काम करता है हमारा पार्लियामेंट। और दूसरा चीज जो पार्लियामेंट करता है कि गवर्नमेंट को कंट्रोल करता है पार्लियामेंट, सिंपली, ठीक है। कि गवर्नमेंट कुछ उल्टा पुल्टा काम ना कर ले। जैसे कि मेरा कंट्रोल तो मेरे पापा के पास है, क्या करूँ ना करूँ सब पापा ही डिसाइड करते हैं, ठीक है। कुछ अपने हाथ में नहीं है, ठीक है। ऐसा ही गवर्नमेंट का भी कंट्रोल पार्लियामेंट के हाथ में होता है, ठीक है। और इसके बाद तुम लोगों ने शायद सुना होगा, किसी ना किसी के मुंह से तो सुना ही होगा भाई, नहीं सुना तो मेरे मुंह से सुन लो, कि गवर्नमेंट के पास जो पैसा है ना वो पब्लिक का पैसा है, मतलब वो हमारा पैसा है। मतलब जो हम टैक्स देते हैं ना, उसी से गवर्नमेंट कंट्री को चलाता है। तो पार्लियामेंट क्या करता है ना, पूरे फाइनेंशियल मैटर में गवर्नमेंट का कंट्रोल रखता है कि गवर्नमेंट ऐसा ना करे कि अपने जेब में पैसा भर ले और पब्लिक के लिए कुछ करे ही ना, ठीक है। और उसके बाद एक कंट्री के अंदर में जो कई सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, उन सब का डिस्कशन कहाँ होता है? तुम्हें क्या लगता है कहाँ होगा? पार्लियामेंट में होता है। कभी यूट्यूब में देखना पार्लियामेंट में किस तरीके का डिस्कशन होता है, कभी क्या अभी जाके देख लो यार। मतलब मच्छी बाजार बना देते हैं वो लोग, फिर भी डिस्कशन तो होता है वहाँ। तो इसीलिए कहा जाता है कि पार्लियामेंट क्या है? हाईएस्ट फोरम फॉर डिस्कशन एंड द डिबेट, ठीक है। मतलब तुम्हें कोई भी डिस्कशन और डिबेट करना है तो एक जो सबसे बड़ा फोरम है वो पार्लियामेंट ही प्रोवाइड करता है। बट ऐसा नहीं है कि हम वहाँ जाके डिबेट करने लगे, ठीक है। वो मिनिस्टर्स लोग के लिए होता है भाई, इसलिए तो हम उन्हें इलेक्ट करके भेजते हैं कि भाई हमारा प्रॉब्लम जाके तुम सॉल्व कर दो उधर। बट यार इलेक्शन जीतने के बाद हमें तो वो भूल ही जाते हैं, जो कि सच बात है, क्या ही बताए। और उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसे मैं मानता हूँ कि यही वो कारण है जिसके कारण डेमोक्रेसी सही से चल पाता है, कि पार्लियामेंट कोई भी मैटर देश में चल रहा हो उसके बारे में गवर्नमेंट से, पब्लिक से, किसी से भी इंफॉर्मेशन निकाल सकता है कि भाई ये क्या चल रहा है देश में, बताओ हमें इन्फॉर्मेशन दो। गवर्नमेंट कुछ भी छुपा नहीं सकती पब्लिक से, ठीक है। और इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है ऑपोजिशन का, क्योंकि भाई ऑब्वियस सा बात है, हम तो जाके चिल्लाएंगे नहीं पार्लियामेंट में भाई ये क्या चल रहा है। वो कौन करेगा काम? ऑपोजिशन करेगा। और वो कहाँ जाके करेगा? वो पार्लियामेंट में जाके करेगा, ऑब्वियस सा बात है। तो अब हमने पार्लियामेंट क्या होता है वो समझ लिया, और पार्लियामेंट का हमें क्यों जरूरी होता है वो भी समझ लिया। अब सवाल उठता है भाई ये लोकसभा और राज्यसभा है क्या? तो देखो पार्लियामेंट ना डिवाइडेड है 2 हाउसेस में, ठीक है। एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। अब इन दोनों का डिफरेंस समझो, एग्जाम में आता है भाई, ध्यान से सुनो, 5 पॉइंट बता रहा हूँ, एकदम कोट एंड कोट नोट कर लेना, ठीक है।
तो क्या तुम लोगों को पता है लोकसभा को हाउस ऑफ द पीपल कहते हैं और राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट कहते हैं। इसके अलावा लोकसभा को और एक नाम से जाना जाता है लोअर चैम्बर और राज्यसभा को जाना जाता है अपर चैम्बर के नाम से। अब ऐसा क्यों? क्योंकि जितने भी मेंबर है लोकसभा के अंदर में वो डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल होते हैं, बट वहीं पे राज्यसभा में जितने भी मेंबर्स होते हैं वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल है। अब तुम लोगों को ये कन्फ्यूजन आ रहा होगा कि ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये क्या होता है। डायरेक्ट मतलब जब मैंने जाके वोट दिया और उसके बाद जो कैंडिडेट जीत के आया दैट इज कॉल्ड डायरेक्टली इलेक्टेड, ठीक है। अब इनडायरेक्टली क्या होता है, सपोज मैंने किसी को वोट देके जिताया और उसने किसी को वोट देके जिताया, दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट। मैंने ही वोट दिया पर मैंने किसी के थ्रू वोट देके उसे जिताया, समझ रहे हो। और उसके बाद लोकसभा के अंदर में 543 मेंबर्स होता है मैक्सिमम और राज्यसभा के अंदर में 250 मेंबर्स होता है मैक्सिमम, ठीक है। और उसके बाद टेन्योर का बात कर लेते हैं, मतलब एक बार अगर इलेक्शन जीत जाए तो कितने साल तक पावर में रहता है कोई भी मिनिस्टर, ठीक है। तो लोकसभा के अंदर में जितने भी मिनिस्टर्स है वो पावर में रहते हैं लगभग 5 साल, फिर भी उनका फिक्स नहीं है कुछ, ठीक है। अगर गवर्नमेंट कुछ कारण से गिर गया तो उन्हें रिजाइन कर देना पड़ेगा, ठीक है। बट राज्यसभा के साथ ऐसा नहीं है। एक तो उनका टेन्योर भी 6 साल का है और वो फिक्स है भाई, 6 साल तो रहेंगे पूरा, ठीक है। चाहे सरकार गिर जाए कुछ भी हो जाए उससे फर्क नहीं पड़ता। बट 1/4 मेंबर हर 2 साल के बाद रिटायर हो जाता है, ये चीज़ अपने ध्यान में रखना, ठीक है। अब मुझे पता है तुम लोग में से कईयों के दिमाग में चल रहा होगा यार बीबी तुम तब से बता रहे हो पार्लियामेंट के बारे में, बट तुम तो हमें लेजिस्लेचर के बारे में बताने वाले थे ना, ये क्या बता रहे हो। तो भाई सुनो, पार्लियामेंट को ही लेजिस्लेचर कहते हैं, समझ रहे हो। जो बंदे पार्लियामेंट में बैठ के लॉ बनाता है ना वही होता है लेजिस्लेचर। और लॉ हम नहीं बनाते या तुम नहीं बनाते, लॉ बनाता है पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट में बैठने वाले जितने मेंबर्स है उन्हीं को कहा जाता है लेजिस्लेचर। जो पहला इंस्टीट्यूट हम पढ़ने वाले थे लेजिस्लेचर, तो वो पार्लियामेंट ही है, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट सवाल जो कि अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, शायद तुम लोगों में से कई को पता भी होगा कि लोकसभा के पास राज्यसभा से ज़्यादा पावर है। सही में बीबी? अरे मुझे तो लगा था कि आपकी मम्मी के पास ज़्यादा पावर है आपसे, तो इसका मतलब तो सही होता होगा। मतलब आपका कुटाई उटाई होता है कि नहीं होता कभी मम्मी से? भाई मत ही पूछो कुटाई के बारे में, तो होता है, बहुत कुटाई होता है। बचपन में तो मतलब बिस्तर के नीचे घुसा घुसा के कुटाई करती थी मम्मी। और एक बार तुम्हारा भाई सिगरेट खाते हुए पकड़ा गया, उसके बाद तो पूछो ही मत, जे कुटाई जे कुटाई। लग तो रहा था कि अब जायदाद से बेदखल कर देगी, बट ऊपर वाले की रहम, ऐसा कुछ हुआ नहीं। मतलब बचपन की बातें ही कुछ और थी, इतना हरामी था ना मैं, क्या ही बताऊँ तुम लोगों को। बट अब सुधर गया हो। पता ही तुम लोगों को बड़ा होने के बाद लोगों के अंदर मैच्योरिटी आना चाहिए, तो भाई के अंदर भी आ गया। अब क्या कहे, वही ये बचपना छिन गया और क्या। खैर छोड़ते वो सब काली रातें काली बातें, आते अपनी टॉपिक पे। तो क्या लोकसभा के पास स्पेशल पावर है राज्यसभा से, देखते हैं। तो देखो, जितने भी मनी रिलेटेड मैटर होता है उसमें लोकसभा के पास ज़्यादा पावर है राज्यसभा से। अब कैसे पूछोगे तुम, तो देखो, अगर गवर्नमेंट कोई मनी बिल प्रपोज करता है कि देखो हमें इतना इतना रुपया इस चीज़ के ऊपर खर्चा करना है, ठीक है, बिल बना लिया। तो अगर राज्यसभा को लगता है कि नहीं ये चीज़ नहीं होना चाहिए, ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है, ये बहनचोद सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं, मादर चौथ के बच्चे, इतने गांड फटी के ये बड़वे, तो हमें ये बिल एक्सेप्ट नहीं करना है। तो ऐसा कुछ नहीं कर सकता राज्यसभा, ठीक है। मिनिमम वो 14 डेज के लिए बिल को डिले कर सकता है, बस डिले मतलब रोक सकता है 14 डेज तक, ठीक है। उसके बाद भी अगर राज्यसभा नहीं मानता है तो राज्यसभा का परमिशन लिया ही नहीं जाएगा। अगर लोकसभा ने एक्सेप्ट कर लिया बिल को तो वो एक्ट बन जाएगा, समझ रहे हो। देखो कितना बड़ा बेइज्जती है राज्यसभा का, गजब बेइज्जती है। और फिर हमारा लोकसभा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और स्पेशली जो प्राइम मिनिस्टर है उसे पूरी तरीके से कंट्रोल करता है, जबकि राज्यसभा के पास ऐसा कोई पावर नहीं है, ठीक है। और सब कुछ ऐसा सिचुएशन आ जाए कि जिसमें राज्यसभा एग्री है और लोकसभा एग्री नहीं है, या फिर लोकसभा एग्री है और राज्यसभा एग्री नहीं है। यहाँ मैं मनी रिलेटेड मैटर का बात नहीं कर रहा हूँ, जो जनरल मैटर्स है, ठीक है। तो उसमें तो राज्यसभा को रेस्पेक्ट देना पड़ता है भाई, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, हमें ज्वाइंट पार्लियामेंट्री सेशन बैठाना पड़ता है, जहाँ में कुछ लोग राज्यसभा से चुने जाएंगे और कुछ लोग लोकसभा से चुने जाएंगे, और उसके बाद उसके ऊपर डिस्कशन होगा। तो उसमें ना वोटिंग होता है कि ये लॉ सही है या नहीं है, इसमें क्या क्या इंप्रूवमेंट का जरूरी है। तो इसके अंदर भी फिर पावर चला जाता है लोकसभा के अंदर में, क्योंकि तुम लोगों को पता है कि लोकसभा के अंदर में मेंबर्स कितना है 545, और वहीं पे राज्यसभा में कितना है 250। तो इसकी वजह से उनके पास मेजॉरिटी होता है, और जिसके पास मेजॉरिटी होता है वो अपना बात मनवा लेता है, तो लोकसभा भी अपना बात मनवा लेता है, ठीक है। तो पिछले एपिसोड में हमने जाना लेजिस्लेचर के बारे में पूरा, और इस एपिसोड में हम जानेंगे एग्जीक्यूटिव के बारे में, ए से लेके जेड तक। तो चलिए शुरू करते हैं।
तो अगर मुझे एग्जीक्यूटिव के बारे में एग्जाम के अंदर 2 शब्द लिखने को कहा जाए तो मैं बस इतना ही लिखूंगा। एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूट और इन्फोर्स करता है लॉस को। अब एकदम आसान भाषा में से समझो, जो भी लॉ लेजिस्लेचर ने बना के दिया है पार्लियामेंट पे, उस लॉ को किस तरीके से एग्जीक्यूटिव अप्लाई करता है या सिंपली बोले तो इम्प्लीमेंट करता है, वही देखेंगे हम। तो अब सवाल उठता है कि एग्जीक्यूटिव कितने तरह के होते हैं। तो एग्जीक्यूटिव 2 तरीके का होता है भाई। एक होता है परमानेंट एग्जीक्यूटिव और दूसरा होता है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। अब इन दोनों का डिफरेंस एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो वही देख लेते हैं हम। तो पहला डिफरेंस, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव इलेक्टेड होते हैं बट परमानेंट एग्जीक्यूटिव को अपॉइंट किया जाता है। अब तुम पूछोगे कि कैसे अपॉइंट किया जाता है, तो जो यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, जितने भी एग्जाम्स है ना, इसे जो पास करता है उन्हें ही मिलता है परमानेंट एग्जीक्यूटिव का सीट, समझ रहे हो। और फिर दूसरा डिफरेंस, जितने भी बड़े बड़े डिसीजंस होता है वो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव लेता है। तो परमानेंट एग्जीक्यूटिव काम करता है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के अंदर। इसके कारण जो भी डिसीजन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव लेता है परमानेंट एग्जीक्यूटिव को मानना पड़ता है। और अगर हम बात करें एग्जाम्पल्स का, तो जो पॉलिटिकल लीडर्स है या मिनिस्टर्स है और बड़े बड़े जो नेता है, ये सारे एग्जाम्पल है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का। और दूसरे और परमानेंट एग्जीक्यूटिव का एग्जाम्पल है जितने भी सिविल सर्वेंट है, ठीक है, IAS IPS ऑफिसर्स। अब एक सवाल उठता है कि सबसे पावरफुल एग्जीक्यूटिव होता कौन है। जैसे रोस्टिंग में हमारा कैरी भाई बहुत फेमस है और कॉमेडी में हमारा भुवन भाई बहुत फेमस है, तो उसी तरीके से एग्जीक्यूटिव के अंदर हमारा प्राइम मिनिस्टर बहुत फेमस है और इसीलिए प्राइम मिनिस्टर को हेड ऑफ द गवर्नमेंट कहते हैं। अब तुम्हें लग रहा हो ये तो बस गवर्नमेंट का ही हेड है, तुम एक बात बता दो, तुम्हें देश को चलाता गवर्नमेंट है, तो अल्टीमेटली ये हेड ऑफ द कंट्री भी है, ठीक है। डायरेक्टली नहीं है बट इनडायरेक्टली इसी के इशारों पे कंट्री चलता है। तो इसीलिए चच्चा हमारे विधायक है। ये डायलॉग अब पुराना हो चुका है, अब कुछ हमें ऐसा बोलना पड़ेगा, चच्चा हमारे प्रधानमंत्री है, समझ रहे हो, यही पटक के फोड़ देंगे तुम्हारा सर, एकदम कायदे में रहो हमसे। अब देख लेते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का पावर क्या क्या है। पावर को गिनाते गिनाते मैं थक जाऊँ, इतना औकात मेरे पे नहीं कि मैं तुम्हें पूरा का पूरा गिना पाऊँ, बट 5 पॉइंट एग्जाम रिलेटेड तो मैं बता ही दूंगा तुम्हें। पहला पॉइंट, प्राइम मिनिस्टर अपने कैबिनेट को अपने मर्जी से चॉइस कर सकता है। अब कैबिनेट क्या होता है वो आगे देखेंगे हम, उसका फिक्र मत लेना तुम। और प्राइम मिनिस्टर का जो भी डिसीजन होता है कैबिनेट के अंदर वो फाइनल डिसीजन होता है, क्योंकि बाप तो बाप होता है, उसके आगे किसी का चलना कहाँ है। और जितने भी मिनिस्टर्स है गवर्नमेंट के अंदर में, वो सारे एक काम करते हैं अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर, यानी कि प्रधानमंत्री। बोलने में कितना बढ़िया लगता है नहीं। और जितने भी मिनिस्ट्रीज है, जैसे कि डिफेंस मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, इसे डिस्ट्रीब्यूट और रिडिस्ट्रीब्यूट भी करना किसके हाथों में है भाई, हमारे प्राइम मिनिस्टर के हाथों में है। और आखिरी पॉइंट, अगर प्राइम मिनिस्टर साहब को लगा कि कोई मिनिस्टर यार काम चोर है तो उसे डिसमिस करवा देगा प्राइम मिनिस्टर साहब। देख रहे हो हमारे भाई के पास कितना ज्यादा पावर है। ऐसे ही कई सारे पावर है, मैं तुम्हें गिना नहीं सकता, बट इन 5 को याद रख लेना, एग्जाम में काम आएगा। तो अब आता है मोस्ट कंफ्यूजिंग टॉपिक, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या होता है भाई, और ये कैबिनेट मिनिस्टर क्या होता है भाई, थोड़ा तो बता दे हमें। तो लो बेटा, हाजिर हूं मैं तुम्हारे लिए। तुमने बचपन में कभी ना कभी अकबर और बीरबल का कहानी तो सुना ही होगा। अब बीरबल कौन था? बीरबल अकबर का सलाहकार था, मतलब जब भी अकबर कोई मुसीबत में पड़ता था तो एडवाइस के लिए आता था बीरबल के पास। एक तरह का मिनिस्टर था वो अकबर का। बिल्कुल उसी तरीके से ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, ये सलाहकार या फिर तुम कह लो एडवाइस देता है हमारे प्रधानमंत्री को, ठीक है। तो ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, बट रुक जाओ, जिसे प्राइम मिनिस्टर कहेगा उसी को अपॉइंट करेगा। ऐसा नहीं कि प्रेसिडेंट अपने मर्जी से करता है अपॉइंट। और 60 से 80 मिनिस्टर होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री के अंदर में। और फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी 3 तरीके का होता है। पहला कैबिनेट मिनिस्टर, दूसरा मिनिस्टर ऑफ स्टेट विथ इंडिपेंडेंट चार्ज, तीसरा मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड डिप्टी मिनिस्टर्स। बट ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस नाम को याद रख लेना। इंपॉर्टेंट है कैबिनेट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का डिफरेंस। तो चलो भाइयों देख लेते हैं उसी को। तो अगर हम बात करें मीटिंग्स का, तो कैबिनेट मिनिस्ट्री के अंदर में मीटिंग रेगुलरली होते ही रहता है, बट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंदर में काफ़ी रेयरली ही मीटिंग्स हो पाता है, क्योंकि भाई मिनिस्ट्री देख रहे हो कितना है, 60 to 80 मिनिस्ट्री है। बट कैबिनेट के अंदर में मुश्किल से 10 या 20 मिनिस्ट्री होता है, तो वहाँ मीटिंग करना काफ़ी आसान होता है। और अगर मैं बात करूँ काम करने का तरीका किसका कैसा है, तो जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर है वो कलेक्टिवली काम करते हैं, मतलब एक साथ मिलके काम करते हैं। और इससे बिल्कुल अलग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कभी भी कलेक्टिवली काम नहीं करते,
और अगर मैं बात करूं कि ये दोनों कब बना था, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो पोस्ट था वो जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उसी के साथ ही बन के आया था। कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा लिखा हुआ था कि हमारे पास एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होना चाहिए, बट कैबिनेट मिनिस्ट्री का जो कॉन्सेप्ट है वो आया था 1972 के बाद। अब ऐसा क्यों आया था, ये एक लंबा कहानी है, किसी और दिन देखेंगे। अब आखिरी एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट के बारे में बात कर लेते हैं। अब प्रेसिडेंट घर में बैठे उस बेरोजगार लड़के की तरह होता है जिसके हाथ में भाई कुछ नहीं होता है, इतना कि वो अपने सुट्टे का पैसा भी अपने बाप से मांगता है। कुछ ऐसा हालत होता है हमारे प्रेसिडेंट का भी। अरे बीबी, कहीं तुम अपने बारे में तो नहीं बता रहे ना? क्यों यार आग में घी डालने का काम कर रहे हो, रहने दो, ये सब नहीं बोलते, ये सब भाई नहीं बोलते, इग्नोर। तो प्रेसिडेंट को हेड ऑफ द स्टेट कहते हैं और प्रेसिडेंट के पास नाम के नाम पे कुछ चुनिंदा नॉमिनल पावर होता है। मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया ना उस बेरोजगार लड़के का, क्या मेरे तरफ ऐसे क्यों देख रहे हो? मर्द को भी ना दर्द होता है, बस कोई पूछने वाला चाहिए। और इसके अलावा प्रेसिडेंट को कहा जाता है नॉमिनल हेड एग्जीक्यूटिव। अब सवाल उठता है कि प्रेसिडेंट को अपॉइंट कैसे करते हैं हम? तो प्रेसिडेंट को इनडायरेक्टली इलेक्ट करते हैं हम थ्रू इलेक्टोरल कॉलेज सिस्टम से। अब ये क्या है वो हम क्लास 10 पे डिटेल में देखेंगे, यहाँ उतना अपना माथामारी मत करो, बस समझ लो कि कैसे इलेक्ट होता है, बस उतना काफ़ी है। अब मैं पावर के बारे में प्रेसिडेंट का क्या बताऊं, मुझे बताने भी दिल नहीं कर रहा है। खैर फिर भी फॉर्मेलिटीज पूरा कर देता हूँ, वरना यार तुम लोग बुरा मान जाओगे, और यार तुम लोग बुरा मान जाओ ऐसा बीवी को पसंद नहीं बिल्कुल। तो जितने भी गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ होता है कंट्री के अंदर वो सारे ही प्रेसिडेंट के नाम पे होता है। ये चीज़ तुम्हें थोड़ा जाना पहचाना सा नहीं लग रहा है? मतलब मेरे साथ तो काफ़ी होता है। अपने दोस्तों के साथ जब भी मैं कुछ खाने जाता हूँ ना, साले बिल मुझे ही भरना पड़ता है हमेशा। तो प्रेसिडेंट साहब आपका दुख मैं समझ पा रहा हूँ, होता है भाई, हमारे साथ भी ऐसा होता है। और जितने भी बड़े बड़े पॉलिसीज होता है गवर्नमेंट का, उसे इशू करता है प्रेसिडेंट ही। और जितने भी बड़े बड़े अपॉइंटमेंट्स है, जैसे कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का अपॉइंटमेंट, और जितने भी जजेस है सुप्रीम कोर्ट के उनका, फिर तीसरा इलेक्शन कमिश्नर का भी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ही करता है। और जितने भी एम्बेसडर है जो कि फॉरेन में रहते हैं उन्हें भी चुनता है हमारा प्रेसिडेंट ही। चलो कुछ तो पावर है हमारे प्रेसिडेंट के पास, मुझे तो लगा था कुछ भी नहीं होगा, ये पावर सुन के थोड़ा अच्छा लगा, काम का तो है। इसके अलावा जितने भी इंटरनेशनल ट्रीटीज है या फिर एग्रीमेंट्स है, उसका जो फाइनल अप्रूवल यानी कि साइन चाहिए होता है प्रेसिडेंट का। अगर प्रेसिडेंट साइन ना करे तो वो इंटरनेशनल ट्रीटी या एग्रीमेंट लागू ही नहीं होगा। बट किस्मत इतनी खराब है प्रेसिडेंट का कि प्रेसिडेंट बाउंड है, उसे साइन करना ही पड़ेगा। प्रेसिडेंट की बेबसी की कई सारी कहानियां हैं जो कि तुम अगर क्लास 11 या 12 में पॉलिटिकल साइंस लेते हो तो तुम्हें पूरा पढ़ने मिलेगा। इसके अलावा प्रेसिडेंट के पास एक आखिरी पावर, इमरजेंसी पावर, जिसे हम कहते हैं प्रेसिडेंट रूल। अब ये मुझे थोड़ा बढ़िया लगता है, बट बात ये है कि प्रेसिडेंट रूल भी प्रेसिडेंट अपने मर्जी से नहीं लगा सकता। अगर प्राइम मिनिस्टर कहता है प्रेसिडेंट को कि भाई तुम लगा दो प्रेसिडेंट रूल, तभी वो लगा सकता है। देखो मतलब भाई क्या है, मतलब ये मतलब मेरे हाथ में पावर तो है बट मुझे उसे इस्तेमाल करने के लिए किसी का परमिशन लेना पड़ेगा। तो इतना बेइज्जती क्या है भाई? इन बातों को सीरियसली मत लेना फिर कमेंट पे, ये बस एंटरटेनमेंट के लिए है। बकचोदी को अगर सीरियसली लोगे ना तो कुछ नहीं हो सकता भाई तुम्हारा। और आखिरी टॉपिक, लिमिटेशंस। अब लिमिटेशंस को मैं तुम लोगों पे छोड़ रहा हूँ। एज ए इंडियन हम दूसरों की गलती निकालने में माहिर है, और जब बात हो प्रेसिडेंट का तो मजा ही कुछ और होगा। तो निकाल लेना तुम लोग भाई, निकालोगे ना भाई सच में? अच्छा चलो ठीक है, तो मिलते हैं हम अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय। वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना। और देख 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 कमीना कैसे चुप हो गया, बोलती बंद होगी देख कमीने की। तो की हाल चाल भाई और उनके बहनों, उम्मीद है तुमसे बढ़िया ही होते होगे। तो अगले 2 एपिसोड में हमने देखा लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बारे में, और इस एपिसोड में हम देखेंगे जुडिशरी के बारे में ए से लेके जेड तक। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखो ऐसा माना जाता है कि इंडिया का जो जुडिशरी सिस्टम है वो सबसे पावरफुल इंस्टीट्यूशन है। अब इस चीज़ का अंदाजा तुम इससे लगा सकते हो कि हमारा जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उसका सैलरी है 3 लाख के आसपास। भाई क्या है ये 3 लाख? सच में क्या करते हो भाई इतना पैसे का? Much later. अरे मम्मी सुनते हो, मुझे भी अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही बनना है। सुना है उसका सैलरी 3 लाख के ऊपर है। अरे बेटा पहले बोलना तो सीख ले, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, फिर बन जाना। क्या गुंडा बनेगा रे तू? तो अब आते हैं जुडिशरी की ओर। जुडिशरी एक ऐसा शब्द जिसे हमने किसी ना किसी के मुंह से तो कभी ना कभी सुना ही है, बट उसका सही मतलब क्या है वो हमें आज तक पता नहीं चल पाया, क्योंकि किसी ने बताया ही नहीं। हम किस लिए बैठे यहाँ पे? तो देखो,
इंडिया के अंदर में जितने भी डिफरेंट लेवल ऑफ कोर्ट्स है, चाहे वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और जो लोकल लेवल में भी जो कोर्ट होता है, उन सबको जब हम एक साथ मिला देते हैं तो उसे कहते हैं हम जुडिशरी। हिंदी में बोले तो न्यायपालिका, मतलब एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जहां तुम्हें मिलेगा जस्टिस अगर तुम्हारे साथ कोई भी गलत चीज़ हुआ है। क्या सच में एग्री करते हो तुम इस बात से? जस्टिस मिलता है हमें? नहीं मिलता बेंचो, नहीं मिलता। अगर मिलता तो आज ये सिंगल लौंडे रास्ते पे ऐसे नहीं घूम रहे होते। हमें भी जस्टिस चाहिए बेंचो, हमारा भी कुछ फंडामेंटल राइट है भाई, हमारे भी ख्वाहिश है। क्या मांगा है हमने? एक गर्लफ्रेंड ही तो मांगा है, एक ऐसा गर्लफ्रेंड जो खर्चा ना कराए, जो प्यार भरी बातें कर ले हमसे, बस इतना ही तो है, और क्या। तो अगर तुमने इस मस्ती मजाक के बीच ध्यान दिया हो, मैंने कहा कि इंडियन जुडिशरी के अंदर में डिफरेंट लेवल ऑफ कोर्ट्स है, तो वो क्या है देख लेते हैं। इंडिया के अंदर में सबसे बड़ा है सुप्रीम कोर्ट, दूसरा है हाई कोर्ट जो कि स्टेट लेवल पे काम करता है, फिर है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करता है, और उसके बाद है लोकल लेवल पे काम करने वाला लोकल कोर्ट। बट सुन लो, मेरा बात सुन लो, कोर्ट तो है अलग अलग लेवल पे, बट इन सब का बाप है सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि इंडिया में फॉलो होता है यूनिफाइड जुडिशरी सिस्टम। मतलब जितने भी कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के नीचे में, चाहे वो स्टेट लेवल पे हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो या लोकल लेवल पे हो, उन सबको कंट्रोल करेगा हमारा सुप्रीम कोर्ट, और जो भी डिसीजन सुप्रीम कोर्ट लेगा वो फाइनल डिसीजन होगा। बट अगर हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कोई डिसीजन लेता है तो उस डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट चाहे तो चेंज कर सकता है, बट अगर कोई डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने लिया है तो उस डिसीजन को हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट चेंज नहीं कर सकता। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात याद रखना अपने दिमाग में, क्योंकि भाई अपना सुप्रीम कोर्ट भी अपने बाप जैसा है, एक बार कुछ बोल दिया तो मानना ही पड़ेगा, नहीं मानोगे तो भाई कुटाई हो जाएगा तुम्हारा। तो भाई एक सवाल उठता है, कोर्ट्स के अंदर में डिसीजन कौन लेता है? ऑब्वियस सा बात है, जजेस लेते हैं। तो इन जजेस का अपॉइंटमेंट कैसे होता है? तो जितने भी जजेस है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का, उन्हें अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट। बट प्रेसिडेंट उन लोगों को ही अपॉइंट करेगा जिन्हें हमारे प्राइम मिनिस्टर और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है अपॉइंट करने के लिए। प्रेसिडेंट अपने मर्जी से अपॉइंट नहीं करता, ध्यान देना ये बात। और प्लीज अब मुझे मत पूछना कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, थोड़ा तो अपना भी रिसर्च होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बताओ। तो कमेंट्स में मुझे बताना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है। तो मैंने पिछले वीडियो में तुम लोगों को बताया है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का भी अपॉइंटमेंट जो होता है प्रेसिडेंट के द्वारा ही होता है, विद द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, माने प्राइम मिनिस्टर के बोलने पे। और नॉर्मली प्राइम मिनिस्टर जो सीनियर मोस्ट जज होता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर में, उसे ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना देता है, क्योंकि यार बुजुर्ग लोगों का एक्सपीरियंस होता है, और एक्सपीरियंस सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है। तुम्हारे पास कितना भी टैलेंट हो फर्क नहीं पड़ता, अगर एक्सपीरियंस के साथ टैलेंट है, दैट मैटर, दैट रियली मैटर। और क्या तुम लोगों ने कभी सोचा कि जजेस को कोई रिमूव भी कर सकता है क्या? तो नॉर्मली आज तक इंडिया के अंदर में जजेस को किसी ने रिमूव नहीं किया, बट प्रोसेस है, ऐसा नहीं है कि प्रोसेस नहीं है। इम्पीचमेंट मतलब अगर पार्लियामेंट के अंदर में दोनों हाउसेस में 2/3 मेजॉरिटी से वोटिंग हो कि कोई पर्टिकुलर जज है उसे रिमूव कर देना है, माने हटा देना है, तब ऐसा किया जा सकता है, और इसी प्रोसेस को कहा जाता है इम्पीचमेंट। अब देखो मेरे भाषा में बोलूँ तो लात मार के निकाल दो साले को, बट ऐसा कभी हुआ नहीं आज तक, क्योंकि हमारे जुडिशरी सिस्टम में जितने भी जजेस है वो बहुत ही रिस्पेक्टेड, एजुकेटेड और ऑनेस्ट है। अब बात कर लेते हैं पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। क्या पावर है हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास? तो सुप्रीम कोर्ट रिजॉल्व करता है जितने भी डिस्प्यूट, माने झगड़ा होता है सिटीजन्स के बीच, मतलब मेरे और तुम्हारे बीच कोई झगड़ा हो गया तो उसे कौन सुलझाएगा भाई? चले जाना कोर्ट पे। और अगर सिटीजन्स और गवर्नमेंट के बीच कभी कोई टक्कर हो गया तो उसे भी सुप्रीम कोर्ट भाई। फिर अगर कोई स्टेट्स के बीच, जैसे कि मान लो बिहार और यूपी के बीच कुछ सीन हो गया तो उसे भी कौन रिजॉल्व करेगा? सुप्रीम कोर्ट भाई, और कौन? बार बार एक ही बात को रिपीट कर रहे हो भी। फिर मान लो यूनियन, मतलब जो हमारे सेंटर पे बैठे हुए मोदी जी है और ममता जी का झगड़ा हो गया तो उसे कौन रिजॉल्व करेगा भाई? सुप्रीम कोर्ट करेगा, ठीक है। अब जुडिशरी का आखिरी टॉपिक, क्या इंपॉर्टेंस है जुडिशरी सिस्टम का, या फिर क्वेश्चन आ जाएगा सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का, एक ही चीज़ है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है तुम लोगों को। देखो एज ए टीचर जब कोई क्वेश्चन काटता है तो उसका दिमाग में ये रहता है कि बच्चे बस एक ही पर्सपेक्टिव से नहीं सोचे, तुम्हें अलग अलग तरीके से सोच के देखना चाहिए, एक ही क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से बोल के देखना चाहिए, सोच के देखना चाहिए, और एग्जाम में बिल्कुल वही चीज़ तुम्हारा टेस्ट किया जाता है। सेम क्वेश्चन होगा, घुमा के दे देगा, बट अगर तुम बीबी जैसे इंटेलेक्चुअल हो तो कर लोगे यार। बेटा पढ़ ले, अच्छी बीवी मिलेगी। पापा इतने पढ़े लिखे हैं तो उन्हें क्यों नहीं मिली? पापा इतने पढ़े लिखे हैं तो उन्हें क्यों नहीं मिली?
अब आते हैं मुद्दे पे, क्या इंपॉर्टेंस है हमारे जुडिशरी सिस्टम का या फिर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का। तो देखो, हमारे जुडिशरी सिस्टम के पास पावर है इंटरप्रेट, मतलब समझाने का, किसको, कॉन्स्टिट्यूशन को। ये जो इतना मोटा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, इसे तुम्हें कोई सबसे सिंपल लैंग्वेज में समझा सकता है तो वो तुम्हें जुडिशरी सिस्टम ही समझा सकता है। मैं या कोई टीचर उतने अच्छे से नहीं समझा पाएगा, क्योंकि यार मेरे दोस्त लोग हैं जिन्होंने LLB किया हुआ है, उन्हें मैं 21 तोपों का सलामी देना चाहूँगा। भाई इतना मोटा मोटा किताब पढ़ना पड़ता है ना जो लॉ पढ़ते हैं। मैं बहुत ही खुशनसीब मानता हूँ अपने आप को कि मैंने वो स्ट्रीम नहीं चुना, वरना यार ज़िंदगी पढ़ते पढ़ते ही निकल जाता। और वेंचो हमें ऐसा करना नहीं है, हमें चाहिए फ्रीडम, आज़ादी, तो मिल रहा है हमें। पढ़ाई लिखाई करके कुछ ना लगा हाथ, चाय वाले से लेके रिचार्ज वाले तक चढ़ा पड़ा है उधार। भाई बेरोजगारी का यूं आलम है, मम्मी नू कहती रहे अरे खाली बैठा है प्याज ही छील दे, पापा नू कहवे खाली बैठा है अरे मेरा कच्चा ही धो दे। अब दूसरा पॉइंट पे आता है कि अगर कोई भी लॉ जो गवर्नमेंट ने बना के दिया है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, अगर हमारे जुडिशरी सिस्टम को लगता है कि ये जो लॉ बना है ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, तो उस लॉ को इनवैलिड कर देगा। इनवैलिड मतलब खत्म, ठीक है, खत्म। और ये जो पावर है ना, इसी पावर को कहते हैं जुडिशियल रिव्यू। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक मार्क का पूछता ही पूछता है। तो जुडिशियल रिव्यू क्या है? एक ऐसा पावर कोर्ट्स के पास है जिससे वो ये डिसाइड कर सकते हैं कि जो लॉ बनाया है गवर्नमेंट ने, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है तो जुडिशरी उसे वहीं पे इनवैलिड कर देगा। और फोर्थ पॉइंट, हमारा जुडिशरी सिस्टम प्रोटेक्ट करता है जो हमारा बेसिक प्रिंसिपल है उससे, कि चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, जो हमारा बेसिक प्रिंसिपल है वो कभी चेंज नहीं होना चाहिए। और ये बेसिक प्रिंसिपल है क्या? फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। तुम लोगों को पता है ना फंडामेंटल राइट्स क्या होता है ना? पता ही होगा तुम लोगों को। तो भाइयों, यही होता है इस वीडियो का अंत। एक मिनट रुक जाओ, आज कुछ नया करते हैं। तुम लोगों के लिए क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करो और 4 पॉइंट इसका मुझे कमेंट बॉक्स पे चाहिए ही चाहिए। अगर तुम लोग सच में मुझे मानते हो ना तो 4 पॉइंट देना, ठीक है। अगर नहीं देना चाहते तो मत देना, बट अगर मानते हो तो 4 पॉइंट देना, मुझे देखना है और इससे तुम लोगों को भी एक दूसरे में हेल्प होगा। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि वाई जुडिशरी एज ए हाईएस्ट अथॉरिटी, मतलब क्यों हम मानते हैं कि जुडिशरी जो है वो सबसे बड़ा अथॉरिटी है, या कह लो तुम सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन है, क्या रीजन है उसके। और यार आखिर में भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, तुम्हारे भाई को सपोर्ट का बहुत ही जरूरी है। बहुत तकलीफ होती है जब आप योग्य हो और लोग आपकी योग्यता ना पहचाने। कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे, कर दो।